जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आज है 1 जनवरी 2022 2022। कोई अपडेट नहीं है आज, सिंपल कुछ मन की बात करेंगे। कुछ जो हम लास्ट ईयर जो प्लानिंग करके चल रहे थे, जो नहीं पूरी हो पाई, उसको इस साल मिलकर पूरे जोश के साथ, नई कोशिश के साथ उन सभी कोशिश को पूरा करेंगे। दोस्तों, अक्सर बात होती है, कमेंट्स में बातचीत होती है कि सर हम कुछ करना तो चाहते हैं, जीरो मिशन का जो टारगेट है, जो स्पोर्ट है, जो सपना है, सरकार तो उसको लेकर चल रही है, बट आम आदमी के मन में भी उसके बारे में क्लैरिटी होनी जरूरी है कि वो क्या है और वो क्यों जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कुछ करो। अगर करना चाहते हो तो उसका बड़ा इजी वे है। आप जो एनजीओज होती हैं, एनजीओ के साथ मिलकर उस तरफ बढ़ सकते हो। जैसे मैं जिस एनजीओ के साथ जुड़ा हूं, वो बिल्कुल जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प करती हैं। या हम साल में एक बार प्लांटेशन, एक मास स्केल पर, जिसमें कम से कम 1000 ट्रीज हम लगाते हैं, इस तरह का आप किसी ग्रुप के साथ मिलकर ये कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है इंडिविजुअल, हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन जब मिलकर हम, करोड़ों हैं लोग इंडियंस यहाँ पर, अगर मिलकर थोड़ा थोड़ा सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। बात करते हैं एयर पोल्यूशन, बिल्कुल इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले को जो बड़ा इश्यू यहाँ हम दिखाई दे, हमारे आसपास हमें दिखाई देता है, वो है प्लास्टिक का। जगह जगह प्लास्टिक, कहीं भी, हर जगह। अब तो बिल्कुल प्लास्टिक हम कह सकते हैं कि इतनी जो पुरानी प्लास्टिक है, जो रिसाइकल नहीं हो पाई, बिल्कुल बारीक होकर एटमॉस्फेयर में उड़ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। ये इसका बहुत ज्यादा नुकसान है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट हमारी बॉडी उससे सफर कर रही है। स्टडीज में ये सब शामिल हो चुका है। बिल्कुल दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलेबल प्लास्टिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हम वीकली जैसे मंडी जाते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, तो मेरे पास कुछ ऑलरेडी जो कोई रिसाइकलेबल प्लास्टिक्स पड़ी है, मैं साथ कैरी करता हूँ। जब हम सामान ले रहे हैं, कोई भी छोटी आइटम, 250 ग्राम, आधा किलो किलो, वो बिल्कुल किसी कैरी बैग में देता है। अगर वो रिसाइकलेबल है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगर वो सिंपल प्लास्टिक दे रहा तो मैं वो मना करता हूँ और अपनी प्लास्टिक में उसको डलवा कर ले आता हूँ। ये एक छोटा सा कदम है जो हम कर सकते हैं। दोस्तों, कम से कम साल में एक ट्री तो आप लगा सकते हो अपने आसपास, अपने घर में। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट कोई मकान है तो वहां लगा सकते हो। टेरेस गार्डन का बड़ा अच्छा कंसेप्ट चला है। अपने टेरेस पर ट्रीज लगा सकते हो। आज स्पेशल सीड्स मिलते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। नॉर्मल हमारी 5-6 फुट तक उनकी हाइट जाती है, और आपको वहां से आप फ्रेश फ्रूट्स आप ले सकते हो। वेजिटेबल लोग टेरेस पर काफ़ी उगाते हैं। वो एक बड़ा आप एक अपने आप कदम उठा सकते हो। और अगर आप ट्री लगाते हो तो कम से कम 6 महीने की केयर टेक आपको करनी होगी। 6 महीने तक जब वो एक बार आपकी हाइट तक पहुंच जाता है ट्री, फिर उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट वो अपने आप को ग्रो करने के लायक हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 महीने की केयर जरूरी है। अगर आप कम से कम एक ट्री लगाते हो, तो हम देश में देख लीजिए, करोड़ों हम लोग हैं, अगर मिलकर इस तरफ कदम उठाए, कम से कम एक ट्री एक साल में, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कर सकते हैं मिलकर, और करना भी पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। इसके अलावा घरों में हम देखते हैं कि डस्टबिन है, हम वहाँ पे जो भी यूज़ करके उसमें डाल देते हैं। कोशिश करें डबल डस्टबिन रखें। एक डस्टबिन में जो नॉर्मल चीज़ें, जो भी किचन का या वेस्ट है, वो हम डाल सकते हैं, लेकिन दूसरे डस्टबिन में हम वो चीज़ें गिरें जो रिसाइकल हो सकती हैं। चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो किसी कोई भी अदर मटेरियल जो रिसाइकल हो सकता है, उसको अलग रखें। क्योंकि जब हम अलग रखकर उसको कहीं डंप करेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि वो चीज़ रिसाइकल हो जाएगी। चाहे कोई कबाड़ी है जो साफ सफाई करने वाले होते हैं, जब वो उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका इनकम सोर्स में भी इजाफा होता है। वो लोग उसको बेचते हैं रिसेल, कहीं ना कहीं आप उनकी वो भी हेल्प कर रहे हो, बजाय कि वो पूरे गंद में से उसको छाने। अनहेल्दी होता है उनके लिए, वो अच्छा नहीं है। एक अलग डस्टबिन रखे, बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक रूटीन की बात है। घर में सबको समझाइए कि भाई जो चीज़ें, ये चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो सकती है, आप इसको अलग डस्टबिन में डालिए। बहुत ईजी है, हम इससे कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एक पोल्यूशन हम देखते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, जो एंट्रेंस पे देखते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ है, वो पहाड़ नहीं है एक्चुअली, वो डंप है, वो मलबा है, वो कूड़ा करकट है। तो हर शहर में ऐसे पहाड़ ना बने, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, जितनी चीज़ रिसाइकल हो सकती है उसको अलग रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बड़ी छोटी सी बात है दोस्तों, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, हमने प्लास्टिक की बात की, उसके बाद आता है जो सबसे बड़ा इशू है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ की वजह से थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, और वो है पानी, वो है वाटर। बहुत लिमिटेड है दोस्तों इस अर्थ पर।
जो ज़्यादातर समुद्र में पानी है वो पीने लायक नहीं है, जो नदियों में, पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल्दी पिघल रही है। आने वाले 10-12 साल में हो सकता है कि हमें वो पानी भी ना मिले। हालात बहुत ख़राब है, कई शहरों में हम देखते हैं अपडेट, राजस्थान जैसे शहरों में बिल्कुल हालात बहुत ख़राब है दोस्तों। वेस्टेज रोकनी होगी। सिंपल मेरी आदत है, मैं एक बाल्टी से ज़्यादा अगर मैं इस गाड़ी को वॉश कर रहा हूँ, तो मैं एक बाल्टी में उसको कोशिश करता हूँ इसकी वॉशिंग, उससे ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इसके अलावा कोशिश रखती है हमेशा जो टॉप में जो मेरा वाटर टैंक है, मैं ख़्याल रखता हूँ कि वो कभी ओवरफ्लो ना हो। घर में जो टैप्स लगी हैं, वो ओवरफ्लो ना हो, वो ख़राब ना हो, टिप-टिप जो पानी गिरता है वो नहीं गिरना चाहिए। ये टिप-टिप ही दोस्तों मिलकर इतना अमाउंट हो जाता है कि कई लोगों के कई दिनों का उससे काम चल सकता है। ये छोटी-छोटी बातें हमें इसका ख़्याल रखना पड़ेगा। अब लास्ट में आते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। 2 बड़े रीज़न हैं। एक तो है कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है वो एक बड़ा सोर्स है। उसके अलावा 35 टू 36% पोल्यूशन आता है हमारी इन गाड़ियों से। चाहे टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, बड़े हैं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, कुछ भी। इन सब से तकरीबन 1/3 जो पोल्यूशन है इनसे आता है। तो इसका सबसे बड़ा एक अल्टरनेट तो यही है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि अभी आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती आपको इलेक्ट्रिक कार के लिए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप 1-2 साल रुक कर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि तब तक अफोर्डेबल गाड़ियाँ आ जाएँगी। इस साल उम्मीद है आ जाएँगी मार्केट में, और 2-3 साल तक और ऑप्शन मिल जाएँगी। लेकिन एटलीस्ट हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाय कर सकते हैं। वो अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास आस-पास ज़रूर होंगी। एटलीस्ट आप अपने जो, और उनकी मैं देख रहा हूँ कम से कम 100-120 की रेंज वो दे रहे हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है लोकल डेली यूज़ के लिए। तो आप उसको बाय कीजिए और प्रमोट कीजिए अपने आस-पास, लोगों को बताइए, उनको बेनिफिट बताइए। अब आगे चलते हैं। एक और बात है दोस्तों, मैंने एक बार पहले भी इस पर बात की, लेकिन दोबारा एक और रिपीट करता हूँ कि जब भी हम इलेक्ट्रिक कार खरीदने की बात करें, तो उसका जो कंपैरिजन है वो पेट्रोल या डीजल के बेस मॉडल के साथ उसका कंपैरिजन ना करें। इलेक्ट्रिकल इटसेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियम कैटेगरीज़ में आती है दोस्तों, जो उसमें कनेक्टेड फीचर्स है, जो ओवरऑल उसमें स्पेसिफिकेशन निकल कर आती है, वो प्रीमियम है। तो प्लीज़, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होती है, तो आप कोई भी पेट्रोल डीजल के टॉप मॉडल जो ऑटोमेटिक है, उसके साथ प्राइस कंपेयर कीजिए। मैं नेक्सन की बात कर रहा हूँ, जिस गाड़ी में बैठा हूँ, टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी। डीजल टॉप मॉडल ऑटोमेटिक से इसका प्राइस तकरीबन 2.5 लाख ज़्यादा है। अगर मैं मार्केट की बात करूँ, तकरीबन 16 लाख इसका मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ा था। ये सेंटर वाला मॉडल है। तो वो जो 2.5 लाख की बात करूँ, तो मैंने तकरीबन 6 मंथ में, मैंने जून मंथ में मेरे बर्थडे जिस दिन था 14 जून, उस दिन बिल्कुल इसको बाय किया। सेल्फ गिफ्ट था मेरे अपने आप के लिए। और मेरे पास पहले सियाज थी, मारुति सुजुकी सियाज, ज़्यादा पुरानी नहीं थी, सिर्फ 3 साल पुरानी, बट स्टिल मैंने उसको सेल किया और तकरीबन 6.25 लाख तक उसका जो प्राइस मिला है, थोड़ा और डालकर 7 लाख डाउनलोड पेमेंट की, बाकी मैंने ईएमआई बना ली। अब मेरी ईएम बनी है 7 साल की, तकरीबन 13,000, जिसमें से मैं कम से कम 7-8, या मेरी आजकल रनिंग ज़्यादा है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 9-10 हज़ार तक भी मैं महीने का सेव कर रहा हूँ। 6 महीने के हिसाब से देखो तो ऑलरेडी मैं 60,000 सेव कर चुका हूँ। इसके अलावा सर्विस वगैरह कोई खर्चा नहीं आता है। सॉफ्टवेयर अपडेट या बेसिक लुब्रिकेशन वगैरह होता है, वो आपका एक बड़ा जो है कॉस्टिंग, वो आपकी यहाँ बच जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप इन इलेक्ट्रिक कार्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर रोड पर निकलते हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे पूछते हैं, एक फीलिंग आती है प्रीमियम के, बिल्कुल आपने उन लोगों से कुछ हटके किया है, तभी वो रुक रुक कर आपके पास उस बारे में रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, रेंज कैसी है, बैटरी आप कैसे चार्ज करते हो, तो उसको बताइए। अपनी बात करता हूँ, मैं कई बार इरिटेट हो जाता हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, हमें ये बताना पड़ेगा, हमें टाइम निकाल कर उनको समझाना पड़ेगा, प्लस पॉइंट बताने पड़ेंगे, हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या बेनिफिट है, वो सब हमें बताना पड़ेगा। तभी हम, ये सबसे बेस्ट वे है प्रमोट करने का। क्योंकि लोग जब भी कोई नई चीज़ अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसे आदमी से, पर्सन से उसकी बारे में जानकारी हासिल करें जो ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो बिल्कुल, और मैं प्राउडली अपने आप को एक फील करता हूँ कि मैं अपने चंडीगढ़ की बात करता हूँ। बाकी मैं जानता हूँ कि ओवरऑल सिंगाडो जोन पर जो लोग आते हैं, काफ़ी मोटिवेट होते हैं इस चैनल से, और काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर हमने आज ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया, आज हमने ये इलेक्ट्रिक कार लिया, हमें प्लानिंग कर रहे हैं, हम सोलर की प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने सोलर लगवा लिया। तो बहुत बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। प्राउड टू बी अ सिंगाडो जोन। और मैं अगर अपने शहर की बात करूं, चंडीगढ़ की, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीनों में जो फीडबैक मेरे आया, जो इवन मैंने जो कंपनी का जो सेल्स पर्सन है, जो मेन है मिस्टर, उनका मैंने अपने पास मल्टीपल कार्ड्स रख लिए हैं, विजिटिंग कार्ड। जब भी कोई मेरे से पूछता है जानकर, मैं वो कार्ड उनको पकड़ा देता हूँ कि सर आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। तो उससे कम से कम 8 से 10 इलेक्ट्रिक कार्स मैं कह सकता हूँ कि मेरे थ्रू इस चंडीगढ़ में बिक चुकी हैं, और मैं कहता हूँ वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा सोर्स रहा होगा, इससे एयर पोल्यूशन कम हुआ होगा।
अब बात करते हैं दोस्तों 2022 में मैं क्या करना चाहता हूँ नया। बिल्कुल एनजीओ के साथ मिलकर जो ट्री प्लांटेशन है वो सब रहेगी। इवन जो हमने लास्ट ईयर जो लगाए थे उनकी केयर टेक का भी काम चलता है। बीच में टाइम निकाल कर हमारी ड्यूटीज़ लगी हैं, हम जाकर पानी वगैरह देकर आते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई लगता है कि कहीं कोई पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करते हैं। और इस साल की प्लानिंग है कि मैं अपनी रूफटॉप सोलर प्लांट की प्लानिंग कर रहा हूँ। उसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ 5 किलोवाट का। कोशिश करना चाहता हूँ ग्रिड से मैं कम इलेक्ट्रिसिटी लूँ, सेल्फ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी लूँ। बट दिक्कत यही है मेरे साथ अभी कि मेरा फ्लैट सेंटर में है, टॉप में जो रूफ राइट है किसी और के पास है। एक एरिया है कॉमन, हमारे सबके वाटर टैंक्स रखे हुए हैं, वो एरिया वहाँ पर स्पेस है, लेकिन उसके लिए जो आसपास के पड़ोसी उनसे मुझे एनओसी लेनी होगी। तो ट्राई करता हूँ, उनको समझाता हूँ, अगर वो मान जाते हैं तो बिल्कुल मैं 5 किलोवाट का एक रूफटॉप सोलर बिल्कुल प्लान करूँगा इसी साल। तो दोस्तों ये थी मेरी बात, मेरे मन की बात, जो मन में विचार थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जीरो मिशन को लेकर, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, प्लास्टिक को कम करने के लिए और वाटर वेस्टेज को कम करने के लिए आप क्या करोगे, आपकी क्या प्लानिंग है, आपका क्या रेजोल्यूशन है, बिल्कुल मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ बताना नहीं है, आप मन में धार लीजिए कि हमने ये सब पॉइंट्स उठाने हैं। खुद भी कीजिए, अपनी फैमिली में सबको प्रमोट कीजिए, आसपास जो सर्कल है उनको बताइए कि भाई ये सब ज़रूरी है। जब हम आपस में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी यहाँ बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सबको सिंग ऑटोजोन मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि जैसे हालात 2020 में रहे थे, 2021 में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। 2022 ये साल बहुत अच्छा रहेगा। मिलकर कोशिश करेंगे, मिलकर जब काम करेंगे कोई भी चीज़ है तो वो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा निकल कर आता है। हमें मिलकर इस मदर नेचर को, इस एयर पोल्यूशन का जो राक्षस है इससे बचाना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों सीधी सी बात है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई अल्टरनेट प्लैनेट नहीं है। हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है। हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे पोते, उन्हें यहीं पैदा होना है, यहीं। अगर हम उनके लिए आज ये माहौल नहीं बनाएंगे, उस तरह का एटमॉस्फेयर, साफ हवा नहीं देंगे तो वो बिल्कुल हमें ही कोसेंगे, सीधी सी बात है। तो अच्छा है कि अभी से हम शुरू कर दें पूरे मन के साथ, सीरियसनेस के साथ। सिर्फ कहने के लिए नहीं, करना पड़ेगा ग्राउंड रूट पर, तभी बात बनेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप 2022 का आपका रेजोल्यूशन क्या है जीरो मिशन के लिए, और आप क्या क्या अपने लेवल पर कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।